हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल रिलेशन के नेचर में क्या चेंजेस आए। सो नेचर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट पर जाकर ये वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं इंटरनेशनल रिलेशन के नेचर में। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हम लोग इसकी टेक्निकलिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि अगर पर्टिकुलर कोई चेंज आया है तो उसके कारण क्या थे, फैक्टर्स क्या थे जिसकी वजह से ऐसे चेंजेस आए हैं। सो इंटरेस्टिंग भी है। जियो पॉलिटिक्स अब सब्जेक्ट है जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर आप ये सब्जेक्ट भी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो भी आपको ये इंटरनेशनल रिलेशन मुझे लगता है कि जैसे मुझे पसंद है आपको भी पसंद होगा। और जो जियो पॉलिटिकल हैपनिंग होती हैं वर्ल्ड पे, उसको जानने की हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है। तो मे बी होप सो कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। सो डिटेल में डिस्कशन करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना। मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पर जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से चेंज होता है। एक डिफरेंट इंटरनेशनल सिस्टम उभर कर आता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको देखने को मिलेगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो यूरोसेंट्रिक था इंटरनेशनल सिस्टम। यूरोसेंट्रिक का मतलब होता है पहले इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी फिनोमेनाज का स्टडी किया जाता था, जिन भी टॉपिक्स, इश्यूज, कंसेप्ट को डिस्कस किया जाता था, वो कहाँ पर बेस्ड होते थे, यूरोप से रिलेटेड होते थे, या यूरोप के इश्यूज़ पर बेस्ड होते थे, या यूरोप की पॉलिटिक्स पर बेस्ड होते थे। या जो भी चेंजेस आते थे वो यूरोप में जो भी चेंजेस आते थे तो वहाँ के आधार पर चेंज होते थे। सो क्लासिकल इंटरनेशनल सिस्टम मतलब ये हम वर्ल्ड वॉर पहले की बात कर रहे हैं, वो क्या था, यूरोसेंट्रिक था, यूरोप बेस्ड था। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका सिंपल सा कारण है क्योंकि जो ज़्यादातर जो मेजर पावर्स थी उस समय पर वो यूरोप में ही लोकेटेड थी। बाकी ज़्यादातर कंट्रीज़ तो कॉलोनीज़ हुआ करती थी इन यूरोपियन कंट्रीज़ का। जैसे इंडिया भी यूके की जो ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, इसी तरीके से दुनिया भर में फ्रांस ने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज़ बना रखी थी, स्पेन ने, पुर्तगाल ने, इन सारी कंट्रीज़ ने बहुत सारे पूरी दुनिया में अपनी अपनी कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश कर लिया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि डोमिनेंस किसका रहेगा, इन सुपर पावर्स का। और ये सुपर पावर्स जब डोमिनेंट रहेंगी इंटरनेशनल सिस्टम में तो जितना भी इंटरनेशनल सिस्टम का स्टडी होगा इन कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से ही होगा। ओके, सो इट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, राइट। इसके बाद से आप देखेंगे सीक्रेट डिप्लोमेसी, इंस्ट्रूमेंट, नैरो नेशनलिज्म। भाई कॉलोनियलिज्म क्या था, नैरो नेशनलिज्म को ही तो परस्यू कर रहे थे। सिर्फ अपने अपने नैरो नेशनलिज्म को डिफाइन कर रहे थे, ये लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रहे थे। अंडर द इम्पैक्ट ऑफ टू वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप देखेंगे कि जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम है एक बिग चेंज से गुजरता है। ह्यूज चेंजेस आते हैं आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जो ये चेंजेस आए हैं इसका प्रभाव इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर पर भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे नए फैक्टर्स उभर कर आएंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका नेचर चेंज होगा। जो कंटेंट है पोस्ट वॉर इंटरनेशनल रिलेशन का, वो उसमें रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आएंगे, राइट। इसके बाद से जो न्यू इंटरनेशनल सिस्टम उभर कर आएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, वो क्लासिकल इंटरनेशनल सिस्टम को रिप्लेस करेगा। मतलब जो यूरोसेंट्रिक इंटरनेशनल रिलेशन था उसे रिप्लेस किया जाएगा। तो जो ये तो बेसिक बैकग्राउंड्स हो गया, आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। मेजर पॉइंट्स की बात करें जो चेंजेस आए थे इंटरनेशनल रिलेशन के नेचर पे, तो वन बाय वन हम इन्हें सब कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट चेंज आप देख सकते हैं जो मैंने बताया, अभी लिख सकते हो आप, एंड ऑफ द ट्रेडिशनल यूरोसेंट्रिक इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर। इंटरनेशनल सिस्टम में
जो पावर थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड तो थी, बट उसका सेंटर कहाँ पर था इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर का? यूरोप बेस्ड था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने डिस्ट्रॉय कर दिया इस ओल्ड इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर को जो यूरोसेंट्रिक था, और यहाँ पर नए स्ट्रक्चर उभर कर आते हैं। नए स्ट्रक्चर आप देखेंगे जैसे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ उभर कर आएंगी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन सी कंट्रीज़ हैं? जिन्हें आफ्टर कॉलोनाइजेशन इंडिपेंडेंस मिली थी, जैसे कि इंडिया, और ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस थे, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ थी, एशियन नेशंस थे, जिन्हें जो एक ऐसा समय था जब ये कभी ना कभी कॉलोनीज़ रही थी और इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के द्वारा इंडिपेंडेंस गेन की थी, और इन कंट्रीज़ को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा गया। तो इंटरनेशनल सिस्टम में नए स्ट्रक्चर्स आते हैं यहाँ पर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये नए स्ट्रक्चर्स ने जो पावर स्ट्रक्चर था इंटरनेशनल सिस्टम का जो यूरोसेंट्रिक था उसको रिप्लेस किया। सो यूरोप बेसिकली लॉस्ट its position as an epicenter of international politics. Okay, so the power vacuum in the Europe impelled the USA to abandon the isolationism and to increase its influence in the Europe. तो जो power vacuum create हुआ था यूरोप में ड्यू टू द वीकनिंग पोजीशन ऑफ दीज मेजर पावर्स जो एक टाइम हुआ करती थी, इस पोजीशन को कहीं ना कहीं फिल किया गया यूएसए के द्वारा। यूएसए ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जिससे कि जो पावर वैक्यूम यूरोप के वीक होने से क्रिएट हुई थी उसको वो ऑक्यूपाई कर सके। और इस तरीके से देखेंगे कि कोल्ड वॉर के दौरान, मतलब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर का सिचुएशन होता है वहाँ पर दो सुपर पावर्स होती हैं, एक यूएसए एक यूएसएसआर, और इन्हीं के बीच में कोल्ड वॉर चलता है। और जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर होता है जहाँ पर यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है, यूएसए एक सिंगल सुपर पावर बनकर उभरता है, और उस समय वर्ल्ड ऑर्डर को कहा गया था यूनिपोलर वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे इंटरनेशनल रिलेशन से जो ट्रेडिशनल यूरोसेंट्रिक अप्रोच था, यूरोसेंट्रिक पोजीशन थी, वो धीरे धीरे उसका रेलेवेंस कम होता गया, वो गायब होता गया, और ये सिर्फ यूएसए के एलाइज बनकर रह गए। तो ये आप देखेंगे इस तरीके से, ये एक मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा नेचर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। देन द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन लीग ऑफ नेशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन फेल रहा। राइट, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से फिर से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू द एग्जिस्टेंस, और ये एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जहाँ पर जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटरनेशनल पीस को इस्टेब्लिश करना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को अचीव करना, इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट करना थ्रू द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल द नेशंस। ओके, सो द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशन गेव अ न्यू लुक टू द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये एक मेजर चेंजेस आया था आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आप कर सकते हैं जो मेजर चेंज आया था, नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, वो आप लिख सकते हैं द राइज ऑफ सेवरल न्यू सॉवरेन स्टेट्स। न्यू सॉवरेन स्टेट मतलब जिन्होंने ये इस पूरी डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस में इंडिपेंडेंस गेन की थी। आपको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, इसके बाद से जो यूरोपियन इम्पीरियल पावर्स थी, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस हो गया या स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये इम्पीरियल पावर्स थी। इन्होंने दुनिया भर के देशों को सब्जुगेट कर रखा था, उनकी इकोनॉमी को, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, और उनको अपनी कॉलोनीज़ बना रखा था, और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए उन कंट्रीज़ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो जो ये यूरोपियन इम्पीरियल पावर्स थी ना, ये आप देखोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वीक होने लगती हैं।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भले ही इन कंट्रीज़ की जीत हुई हो, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जियो पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जो युद्ध है ना वो किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, ना तो जीतने वालों के लिए ना तो हारने वालों के लिए। तो स्वाभाविक सी वैसी भी बात है, फ़ायदेमंद नहीं है युद्ध। लेकिन ऐसा माना जाता है जियो पॉलिटिक्स में कि जो जीतने वाली पार्टी है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि जब वॉर होता है तो इस प्रोसेस में बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस होता है, ह्यूमन रिसोर्स का लॉस होता है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस होता है, बिल्डिंग्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, राइट। तो डाइवर्जन ऑफ द रिसोर्सेज होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है उस नेशनल स्टेट में। तो यही हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में, यूरोपियन इम्पीरियल पावर्स के बाद। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये पूरे वर्ल्ड वॉर में इन लोगों की जो पावर्स थी कहीं ना कहीं वीक हुई थी, और बेसिकली इस तरीके से जो कॉलोनीज़ थी ना उन्हें इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा मिला। अब कॉलोनीज़ ने इस कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाया और अपने जो फ्रीडम स्ट्रगल या लिबरेशन मूवमेंट्स थे उनको और स्ट्रेंथन किया। और इस पूरी प्रोसेस में जो एंड ऑफ द कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म इन द वर्ल्ड, फाइनली इंडिपेंडेंस मिली इन कंट्रीज़ को जो न्यू सॉवरेन स्टेट्स के रूप में आते हैं। इसे बहुत सारे एशियन, अफ्रीकन नेशंस हैं, लैटिन अमेरिकन नेशंस हैं। इंडिया का एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ इस चीज़ पे, ओके। और इस तरीके से कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म जैसी जो एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज़ थी, राइट, ये एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसीज़ थी, यहाँ पर ख़त्म होता है। सो द राइज ऑफ न्यू सॉवरेन स्टेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका and the Latin American begin giving a completely basically new look to the world map and international relation। एक biggest change, एक major change आपको international relation देखने को मिलेगा। अब जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, ये जो न्यू सॉवरेन स्टेट्स हैं, इन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा गया। अब आप देखोगे कि यहाँ से शुरुआत होगी इंटरनेशनल रिलेशंस पे नई थ्योरीज़ का, नए कॉन्सेप्ट का। आपने डिपेंडेंसी थ्योरी, वर्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ी होगी इंटरनेशनल रिलेशन में। ये नई थ्योरीज़ लाई गई इंटरनेशनल रिलेशन में, जिससे कि जो ये न्यू सॉवरेन स्टेट्स हैं यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया जा सके। आप कंपैरेटिव स्टडी में फ्रेडरिक्स का मॉडल देखेंगे, फ्यूज्ड मॉडल। तो ये सारे नए कॉन्सेप्ट, नए थ्योरीज डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से एक और मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ राइज ऑफ न्यू सेवरल सॉवरेन स्टेट्स। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चेंज इन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज द इमर्जेंस ऑफ द कोल्ड वॉर। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन थी वो एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी। कोल्ड वॉर को अगर हम डिफाइन करें तो कोल्ड वॉर एक कोई डायरेक्ट बैटल नहीं लड़ा गया था, ये एक टेंशन सिचुएशन, एक टेंशन वाली सिचुएशन थी, एक वॉर लाइक सिचुएशन थी, जहाँ पर डायरेक्ट बैटल नहीं हो रहा, बैटल फील्ड में लड़ाई नहीं हो रही थी, युद्ध के मैदानों पे लड़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, राइट, वैचारिक मतभेद हम जिसे कहते हैं, तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। इसके बाद से आप प्रोपोगंडा एक दूसरे के बारे में किया जा रहा था, एक दूसरे की इमेज खराब की जा रही थी, एक दूसरे के बारे में निगेटिव चीज़ें की जा रही थी, अलायंसेस बनाए जा रहे थे। तो इस तरीके से कोल्ड वॉर क्या था, डायरेक्ट वॉर ना होकर इट वॉज अ इनडायरेक्ट वॉर। इसे कहा जाता है वॉर लाइक सिचुएशंस, कि ऐसा भय बना हुआ था कि कभी भी वॉर हो सकता है, ये सिचुएशन बनी हुई थी। तो इमर्जेंस ऑफ कोल्ड वॉर क्यों हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की पोजीशन डाउन हो जाती है। अब यहाँ पर एक पावर बचती है यूएसए। तो यूएसए ने इस सिचुएशन को फ़ायदा उठाने की कोशिश की, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की बेसिकली। तो यूएसए बहुत सारी पॉलिसीज़ लेकर आता है, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पॉलिसीज़ लेकर आता है टू फिल द पावर वैक्यूम इन द यूरोप, जैसे कि मार्शल प्लान इन 1948, जिसके तहत इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को इकोनॉमिक एड देने की पॉलिसी थी, जहाँ पर उनको इकोनॉमिक सहायता देना था और इस तरीके से उन कंट्रीज़ को अपने इन्फ्लुएंस में लेना था। इसका सबसे बड़ा कारण था स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। दुनिया में ये डर हो रहा था कि जो ये कम्युनिज्म है, जो साम्यवाद है, वो कहीं ना फैल जाए। तो जब यूएस को इस पावर वैक्यूम को खुद फिल करना था, अगर यूएसए नहीं करता तो हो सकता है ये पावर वैक्यूम
कम्युनिज्म के द्वारा फिल कर लिया जाता। तो इस पावर वैक्यूम इन यूरोप को कौन भरेगा, कौन इस पोजीशन को लेगा, यही लड़ाई थी कोल्ड वॉर में। एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था, यूएसएसआर था जो रशियन लेड ग्रुप था, राइट। तो ये दोनों के बीच में स्ट्रगल चल रहा था कि जो ये पावर वैक्यूम यूरोप में क्रिएट हुआ है इसे फिल कैसे किया जाए। तो दोनों के अपने अपने प्लान थे, अपने अपने मिलिट्री ग्रुप्स इन्होंने बनाया था, जैसे कि नाटो बनाया यूएसए ने, देन वार्सा पैक्ट आया। तो इनके बीच में वॉर लाइक सिचुएशन, प्रोपोगंडा चलता रहा। तो एक मेजर चेंज था इमर्जेंस ऑफ द कोल्ड वॉर। फाइनली पूरी प्रोसेस में आप देखेंगे कि यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है, राइट। कई सारे रिपब्लिक ग्रुप में बिखर जाएगा ये, इसकी पोजीशन वीक हो जाएगी। देन एक्सपर्ट ने इसे कहा कि अभी सिंगल पावर बचा हुआ है, दैट इज़ यूएसए, और पूरे दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर है उस टाइम उसे बोला गया था यूनिपोलर वर्ल्ड। तो ये आप एक मेजर चेंज देख सकते हैं इन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, दैट इज़ द इमर्जेंस ऑफ द कोल्ड वॉर। फिर एक और मेजर चेंज अगर हम यहाँ पर देखने की बात करें अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे कि इमर्जेंस ऑफ द बाईपोलैरिटी और ये बाईपोलर पावर स्ट्रक्चर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से दुनिया में ये डर था कि जो कम्युनिज्म है वो ना स्प्रेड हो जाए। तो यूरोप में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, इधर से यूएसए ने फिल करने की कोशिश की, इधर से यूएसएसआर ने फिल करने की कोशिश की। फाइनली कौन जीत रहा था? यहाँ जीता इसमें यूएसए। तो ये इमर्जेंस ऑफ बाईपोलैरिटी या बाईपोलर पावर स्ट्रक्चर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो जो पावर का कॉन्सेंट्रेशन था, डिस्ट्रीब्यूशन था, इन दो कंट्रीज़ के द्वारा, ग्रुप के द्वारा था, और ये आपस में कॉम्पिटिट कर रहे थे। ये आपस में क्या थे? एक दूसरे के राइवल ग्रुप्स थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। और इस प्रोसेस में ये दोनों कोशिश कर रहे थे, दोनों राइवल कैंप्स, एक यूएसए ब्लॉक, एक सोवियत ब्लॉक, कि ज़्यादा कंट्रीज़ को हम अपने पक्ष में मिला लें, उनके साथ मिलिट्री अलायंस बना लें। यूएसए का नाटो आपने सुना होगा, सोवियत यूनियन का आपने वार्सा पैक्ट सुना होगा। ये इन दोनों के मिलिट्री अलायंस थे, और इस तरीके से अपने अपने ग्रुप की सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो दिस सिचुएशन केम टू बी कैरेक्टराइज्ड एज अ बाईपोलैरिटी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो बाईपोलर आपको समझ में आया कि किस तरीके से दो कॉम्पिटिटिंग या हॉस्टाइल ब्लॉक्स में पूरी दुनिया डिवाइडेड थी। और फिर धीरे से इसी में एक चीज़ उभर कर आती है, नैम। सो द बर्थ ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जो उन कंट्रीज़ को, उस कंट्रीज़ के ग्रुप को बोला जाता है जो कंट्रीज़ इन दोनों ही ब्लॉक में शामिल नहीं होना चाहती थी, ना तो यूएसए ब्लॉक में और ना तो सोवियत ब्लॉक में। ये उन कंट्रीज़ का ग्रुप था जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़, जिन्हें हम नैम कहते हैं। इंडिया भी इसी का पार्ट था, नैम का। इवन यू कैन से दैट कि इंडिया ने लीडरशिप प्रोवाइड की थी जो बर्थ ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए। ओके, सो ये ग्रुप था उन कंट्रीज़ का जिन्होंने डिनाई किया कि हम ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी, हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से। ओके, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम यूएसए के साथ भी कोऑपरेट करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सोवियत यूनियन के साथ भी अपने रिलेशंस रखेंगे। ओके, तो स्टेट लाइक इंडिया, युगोस्लाविया, इजिप्ट, श्रीलंका, राइट, म्यांमार, ये सारे ने इन सारी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया टू फॉलो द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज़ कि हम ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इस तरीके से हम कोल्ड वॉर की जो पॉलिटिक्स है इससे दूर रहेंगे। और हमें क्या करना है? हमें बेसिकली जो नैम की कंट्रीज़ हैं आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन को बूस्ट करना है, क्योंकि भाई हमारी पहली प्राथमिकता क्या है? अपना नेशनल डेवलपमेंट करना, अपने यहाँ के लोगों को बेसिक जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कराना, अपनी इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पे लाना। तो ये सारे हमारी जो प्राइमरी नीड्स थी, हम उन पर ध्यान देंगे, ना कि हम पावर पॉलिटिक्स पे इंगेज होंगे। So birth of non-alignment was also one of the major change in the nature of international relation after the Second World War. इसके बाद से
आप और कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं जैसे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी एंड चेंजेस इन द डिप्लोमेसी। सो द एंड ऑफ द जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, दिस सिचुएशन बेसिकली रिजेक्टेड द थेसिस ऑफ द अथॉरिटेरियनिज्म इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, अथॉरिटेरियनिज्म जहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि फासिज्म आपने सुना होगा, जहाँ पर आपने इसके बाद से हिटलर का नाम सुना होगा, मुसोलिनी का नाम सुना होगा, कि जिस तरीके से इन्होंने एक अधिनायकवाद सरकार जिसे हम कहते हैं या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई कि भाई हम इस तरीके की अथॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट को रिजेक्ट करेंगे और हमें सपोर्ट देना है डेमोक्रेसी को। सो अंडर इट्स इन्फ्लुएंस जो फॉर्मुलेशन एंड बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन किया गया फॉरेन पॉलिसी को, वो था डेमोक्रेटिक इन नेचर एंड जो ओवरऑल स्टाइल एंड स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ओके, बिकॉज द सिचुएशन डिमांडेड दैट ना, अब अथॉरिटेरियन जो अथॉरिटेरियन नेचर ऑफ द गवर्नमेंट है वो उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, सक्सेसफुल नहीं होगी वो। नेक्स्ट है द बर्थ ऑफ न्यूक्लियर एज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखेंगे कि न्यूक्लियर वेपन को एक्युमुलेट करने की एक होड़ सी मचेगी, क्योंकि एनी हाउ जो ये मिलिट्री जो पावर पॉलिटिक्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर चल रहा था, राइट, जहाँ पर ये मिलिट्री ग्रुप्स बना रहे थे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे कंट्रीज़ थे जो अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर पावर को अटेन करने की कोशिश कर रहे थे, अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। इवन इंडिया ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए, फिर पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, आपने देखेंगे। तो बर्थ ऑफ न्यूक्लियर एज वॉज ऑल्सो द मेजर चेंज इन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि जब न्यूक्लियर वेपन्स लोग जो नेशन स्टेट हैं वो एक्युमुलेट कर लेंगे, तो ये जो वॉर का नेचर है ना उसको चेंज कर देगा। सिंपल वॉर चेंज हो जाएगा इनटू द टोटल वॉर। पहले फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज़ आपस में युद्ध कर रही हैं तो इसका इम्पैक्ट मैक्सिमम उन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में रहेगा, बट अगर इनमें से एक कंट्रीज़ ने अब न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर लिया तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। ओके, और इसी को कहा गया था मैड वेपन्स, जिसे कहा गया म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शंस, कि अगर युद्ध होता है, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाता है, तो इस वॉर में फिर कोई नहीं बचेगा। इसमें दोनों ही पूरी दुनिया का नुकसान है। इसे बोला गया द फियर ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, और इस तरीके से ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बनकर आता है। और इसे इंटरनेशनल रिलेशन में बोला जाता है कि बैलेंस ऑफ टेरर इन द प्लेस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। पहले इंटरनेशनल रिलेशन में क्या एग्जिस्ट करता था? बैलेंस ऑफ पावर, कि आपका एनिमी जितनी पावर अटेन करी है आप भी उतनी पावर अटेन कर लो, बैलेंस मेंटेन हो गया। फिर आप एक दूसरे को उस पर अटैक नहीं करेंगे। फिर अगर एक ने अपनी पावर बढ़ा ली आप भी फिर उतनी पावर बढ़ा लो, बैलेंस ऑफ पावर हो गया। लेकिन अभी क्या है? बैलेंस ऑफ टेरर है। अब पावर सामने वाले के बाद कितना भी बढ़ा लो, लेकिन उस दोनों के पास ही या एक के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर उसने इस्तेमाल कर लिया तो कोई नहीं बचेगा यहाँ पर ना। एग्जैक्टली इसमें सभी का नुकसान होने वाला है। तो ये बहुत मेजर चेंज इंटरनेशनल रिलेशन में देखने को मिलेगी, दैट कि जो बैलेंस ऑफ पावर वॉज रिप्लेस्ड बाय द बैलेंस ऑफ टेरर। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ द रोल ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो इस टाइम तक ये रियलाइज्ड हो गया था कि हमेशा जो नेशन स्टेट हैं दे शुड ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू यूज़ इट्स नेशनल पावर टू सिक्योर द गोल्स ऑफ हर नेशनल इंटरेस्ट। सो हर एक कंट्रीज़ को अपनी नेशनल पावर को यूज़ करना होगा अगर उसे नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन द शैडो ऑफ लिबरलिज्म जो रियलिज्म की पॉलिसी है वो एक धीरे धीरे ग्रो होती है यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इमर्जेंस ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी, द साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा था, इसने इंटरनेशनल रिलेशन के इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक चेंज किया। एक चेंज क्या किया, आप इसे कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म किया।
और इस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सो एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, सो आप देखेंगे कि रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे इंडस्ट्री के लेवल पे, ट्रांसपोर्ट के लेवल पे, कम्युनिकेशन के लेवल पे, एग्रीकल्चर के लेवल पे एंड मिलिट्री लेवल पे, चाहे वो वेपन का एडवांसमेंट हो, इस तरीके से. और बेसिकली दिस रिजल्टेंट इनटू द इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोड्यूसिंग द बिग चेंजेस इन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. और जब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर एक फील्ड में हो रहा है, रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट हो रहा है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है. और इस तरीके से ये इंटरनेशनल रिलेशंस को का जो नेचर है उसको चेंज करने में इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है. ओके और इस तरीके से आप देखेंगे जो क्लासिकल इंटरनेशनल सिस्टम था, मतलब बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नाउ केम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू इंटरनेशनल सिस्टम which was characterized by टू सुपर पावर्स. क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था उसे कोल्ड वॉर पीरियड के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर दो सुपर पावर्स एग्जिस्ट कर रही थी, एक यूएसए लेड, दूसरा यूएसएसआर लेड. तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का इंटरनेशनल रिलेशन है उसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो ये बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ टू सुपर पावर्स, राइट, बाईपोलैरिटी मतलब दो पोल्स प्रेजेंट थे, दो पावर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, नॉन अलाइनमेंट, कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता अपनाया, एंटी इम्पीरियलिज्म, सारी कंट्रीज़ अब कॉलोनियलिज्म एम्पीरियलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, द यूनाइटेड नेशन का एग्जिस्टेंस में आना, द प्रेजेंस ऑफ सेवरल सॉवरेन स्टेट्स इन द वर्ल्ड जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, राइट, जहाँ पे यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है. जब कोल्ड वॉर का एंड होता है एज अ रिजल्ट ऑफ कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर, जिसे पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड कहा गया, जिसे आप डिफाइन कर सकते हो बाय द प्रेजेंस ऑफ सिंगल पावर, सिंगल पोल पावर स्ट्रक्चर, दैट वाज यूएसए. देन इसके बाद से जो पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड था, यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे फिनोमेनास देखने को मिलेंगे. अब एलपीजी जो है ये अपने आप में सेपरेट कंसेप्ट है, मैंने इनको डिटेल में डिस्कस किया है, आपको ग्लोबलाइजेशन पे तो डिटेल वीडियो मिल जाएगी. ओके, न्यूक्लियर वेपन्स एंड द जो थ्रेट ऑफ द टोटल वॉर एंड ग्लोबल पेंडेमिक लाइक कोविड-19 अभी प्रेजेंट का एग्जांपल आप देख सकते हो. सो बहुत सारे ग्लोबल कंसर्न्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आपको वो देखने को मिलेगा, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया आपका, इसके बाद से ग्लोबल वार्मिंग हो गई आपका, इसके बाद से ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट आ गए आपके. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी. तो इस तरीके से आप जो ये डिफ़ाइन कर सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन के नेचर पे चेंजेस आते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको आई होप कि ये समझ में आ गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चेंजेस आए थे. नेक्स्ट हम एक सेपरेट वीडियो बहुत डिटेल में बना सकते हैं स्कोप पे, पर्टिकुलर पे. स्कोप का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसके तहत क्या क्या एरियाज़ का स्टडी किया जाता है. तो नेक्स्ट वीडियो हम स्कोप पे बनाएंगे. तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, नेचर डिस्कस कर लिया, फिर हमने ये डिस्कस कर लिया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन में क्या डिफरेंस है, फिर हमने ये डिस्कस कर लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल रिलेशन के नेचर पे क्या चेंजेस आए. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्कोप या सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन. सो आई होप कि आपने आज का डिस्कशन एंजॉय किया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू सपोर्ट मी. आप वीडियो के नीचे आप देख सकते हो कि आपको सुपर थैंक्स का भी एक फीचर मिलेगा. अगर आप चैनल को ग्रो करने पे कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम गाइज. एंड यस, डू कमेंट बिलो कि आज का डिस्कशन कैसा लगा. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. टेक केयर. कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग.